नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हाजिर हूँ आपके साथ आज के इस हेलो लर्नर कार्यक्रम को लेके, जिसमें हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी के रिसेंट अपडेट्स पे और किसी विशेष पे कि जिसमें से हमारे विद्यार्थी जो घर बैठे हैं इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं वो अपने जो सहायता प्राप्त कर सकें अपनी परिस्थितियों में ही, अपने ही सर्कमस्टेंसेज में। बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न रहते हैं और वो इस कार्यक्रम के जरिए अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं पिछले 2.5 वर्षों से इस कार्यक्रम की एक अपनी लोकप्रियता बन चुकी है और आपसे बात करने का एक अच्छा मौका होता है। अनुपम, गुड मॉर्निंग। और आपका काम है आज री रजिस्ट्रेशन के बारे में जो लिंक्स हैं और जो हमारे विद्यार्थियों को जानकारियाँ चाहिए उनके बारे में आप उत्तर भी देते रहें और लिंक इसमें पोस्ट कर दें। आज सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो 2 बातें हैं जिन पे हम आज अपनी टॉक को कंसंट्रेट करेंगे। नंबर 1 कि री रजिस्ट्रेशन, और दूसरा है कि अगर आपका री रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो जाता उसके बाद क्या करें। इन 2 बिंदुओं पे आज हम वार्ता करने वाले हैं। इसमें पहला विषय जो री रजिस्ट्रेशन का है, इग्नू में री रजिस्ट्रेशन हम उन बातों को कहते हैं कि जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पहले साल जो एडमिशन लेते हैं उनको हम फ्रेश एडमिशन बोलते हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो एडमिशन होता है उसको हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रवेश लेते हैं उस प्रक्रिया को इग्नू की भाषा में री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। यानी कि वो विद्यार्थी जो कई वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, जैसे स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो गए, जैसे परास्नातक स्तर के विद्यार्थी हो गए, इनके लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के विद्यार्थी हुए उनके लिए री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर प्रवेश लिया है उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि समय से री रजिस्ट्रेशन हो जाए। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इनमें। पहली बात कि जब आपने एडमिशन लिया है जिस सत्र में, उसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन हो जाने के बाद चाहे आप परीक्षा में अपीयर हुए हों अथवा ना हुए हों, या परीक्षा क्लियर किया हो अथवा ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रवेश समय से हो जाना बहुत आवश्यक है, उसी सेशन में हो जाना आवश्यक है जिसमें आपका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होता है। अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद भी आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करता है री रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपका समय डिले हो जाता है। फिर आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है परीक्षा में शामिल होने की, वो 6 महीने देर हो जाती है और इस 6 महीने की देर में आपकी डिग्री 6 महीने देर से हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जुलाई 2021 सत्र में जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है, BAG, BCom जी, BSc जी, BSW, BTS और BCA प्रोग्राम में, उन सब विद्यार्थियों को सेकेंड ईयर में जुलाई 2022 सत्र में प्रवेश होना है, जिसका री रजिस्ट्रेशन का टाइम अब शुरू हो गया है। ये लिंक ओपन कर दिया गया है, री रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव है समर्थ पोर्टल पे। तो आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई 2021 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रवेश लिया है, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया है, वो सारे विद्यार्थी, स्नातक स्तरीय विद्यार्थी थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी एलिजिबल हैं, उन सबको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इसी तरह से मास्टर प्रोग्राम में जो ह्यूमैनिटीज के हैं, सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, या जो और भी प्रोग्राम में विद्यार्थी हैं, जैसे MSc प्रोग्राम में तमाम विद्यार्थी हैं,
और तमाम टेक्निकल प्रोग्राम्स में विद्यार्थी हैं, उन सारे विद्यार्थियों को जिनकी दोनों वर्षों की फ़ीस एक साथ नहीं जमा हुई है, उन दोनों विद्यार्थियों को भी री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। जिन्होंने जुलाई 21 सत्र में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है, MA, MCOM, MSc या MBA तो सेमेस्टर बेस्ड है, उसको हर 6 सेमेस्टर में लेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। BCA के विद्यार्थी सेमेस्टर वाइज री रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर सब में प्रवेश लिया है, जिन्होंने जनवरी 22 सत्र में, उन सबको री रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वालों को कराना होगा। तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन कराएं कैसे। अब जुलाई 21 के विद्यार्थी अभी परीक्षा में शामिल हुए नहीं हैं, जून 22 की परीक्षा हुई नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग बिना परीक्षा का वेट किए हुए अपना री रजिस्ट्रेशन आप करा ही लें, और इससे अच्छा कोई इशू नहीं होगा। तो री रजिस्ट्रेशन का लिंक आप कहाँ से पाएंगे, विषय ये भी बनता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ignou.ac.in पे जाना है। वहाँ पर ignou.ac.in लिंक पे आप जाएंगे, रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू में तमाम आएंगे, एकेडमिक काउंसलर पोर्टल और तमाम चीज़ें आएंगी, एडमिशन आएगा, री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन आएगा। तो विद्यार्थियों को कहना यह है कि एडमिशन पे भूल के भी क्लिक नहीं करेंगे। जो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना है या द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेना है, उनको एडमिशन आइकॉन पे क्लिक नहीं करना है, उनको केवल री रजिस्ट्रेशन आइकॉन पे क्लिक करना है। और अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह पे पहली बार करा रहे हैं तो अपने कैफ़े वाले को भी बताइएगा, एडमिशन छोड़ के री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। और ऐसा करने से आपका री रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा, और री रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे तो आपको पूरा आपकी प्रक्रिया फॉलो करना है। री रजिस्ट्रेशन लिंक में 3 चीज़ें बहुत सावधानी रखनी है। एक तो आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन है, आपके पास पुराना प्रवेश के समय का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो री रजिस्ट्रेशन में भी काम करेगा, आप उसके जरिए अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन यदि आपके वो दिक्कत है, नहीं हुआ है आप नया रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और सारा डिटेल्स भरिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और अगर आपका पुराना पासवर्ड है या मोबाइल पे OTP नहीं आ रहा है या पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड में आपको दिक्कत आ रही है, आप नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो तुरंत आप रीजनल सेंटर वाराणसी को संपर्क करेंगे और हम आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रीसेट कर देंगे और आपको परेशानी नहीं होगी, आपका री रजिस्ट्रेशन का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्स चयन करते हुए आप बहुत सावधानी रखें कि आप कौन कौन से कोर्स चयन कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं केवल उन्हीं कोर्सेज को चयन कीजिएगा और जिससे आपको दिक्कत ना हो आपने जो सिलेक्ट कर रखे हैं। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोशिश ये होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने घर के लोगों के या अपने ही खाते के ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग या भीम ऐप UPI से पेमेंट करना चाहिए। किसी साइबर कैफ़े या उनके द्वारा पेमेंट करने पे अगर कोई दिक्कत आई तो फीस जो रिफ़ंड होगी वो आपके उसी खाते में जाएगी जिस खाते से पेमेंट हुआ है। तो हमारे विद्यार्थी जिन्होंने पेमेंट किया है किंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि
कोई डिफिशियंसी आई तो फीस दूसरे उसी खाते में गई वापस, और फिर वो घूमते रहते हैं, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले कहते हैं अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, आप संपर्क करो। आप दौड़ते रहते हैं और यहाँ से ये नहीं पता चल पाता, क्योंकि ये दिल्ली हेडक्वार्टर से ही ये सारा प्रोसेस होता है, इसलिए फ़ी रिफ़ंड का काम भी वहीं सेंट्रलाइज है। और वहाँ से जो फीस के लिए आप आवेदन करते हैं तो वो फीस का ट्रैकिंग एक ट्रबलसम इशू हो जाता है, फिर आपका री रजिस्ट्रेशन में आप परेशान होते हैं। तो ध्यान रखें, अपने एटीएम डेबिट कार्ड का उपयोग करें और कोशिश करें कि साइबर कैफ़े के कार्ड को अवॉइड करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आज आपको फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप जो है री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जब आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप अपनी एक्टिविटीज़ तुरंत शुरू कर दीजिए। लेकिन री रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। जैसे अभी की री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जून को निर्धारित की गई है। 30 जून तक अगर आप वेट करेंगे तो आपके री रजिस्ट्रेशन में आगे सर्वर भीड़ की वजह से डाउन हो जाता है, फिर आपको दिक्कत आती है और ऐसे में आपको समस्याएं होती हैं। आगे मैं ये बताना चाह रहा था कि री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप फर्स्ट ईयर अगर कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका पाठ्य सामग्री आपके घर के पते पे आ जाएगी। पाठ्य सामग्री जो आएगी इग्नू की, वो बड़ी वैज्ञानिक पाठ्य सामग्री होती है, उसकी पूर्णतः पठन पाठन आपको करना चाहिए। आप उसको अंतिम समय के लिए मत छोड़िए कि अंतिम समय में करेंगे। थोड़ा समय आपको एक स्टडी मतलब एक ट्रिक बता सकता हूँ कि आप पढ़ाई करते हुए जो पाठ्य सामग्री है उसमें आप देखेंगे दाएं और बाएं स्थान पे स्थान छोड़ा गया है। पहली बार स्टडी मटेरियल को सरसरी निगाह से देख डालिए, कहाँ पर क्या है कम से कम इतना पता करना है, जिसे हम सर्वे कहते हैं। और एक बार आपने स्टडी मटेरियल का पूरा सर्वे कर लिया तो आप देख लेंगे कि बहुत सी चीज़ों का आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं पहले से ही जानता हूँ आता हूँ। ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आप पहले से जानते हैं, जिन पे आप पहली बार नया सुन रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और आप दूसरी बार की रीडिंग में थोड़ा सिंसियरली पढ़ना शुरू कीजिए। वो क्वेश्चन मार्क को देखते हुए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट्स जो है साइड्स में जो स्पेस छोड़े गए हैं स्टडी मटेरियल में वहीं पे लिखना शुरू कीजिए। और वो लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा। आप जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं, जैसे क्यूज हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में दिए रहते हैं रिमाइंड करने के लिए, उनको भी आप ध्यान देते चलिए और पढ़ते जाइए। एक बार दो बार अगर आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली मटेरियल का तो आप अच्छे नंबर पाने में समर्थ होंगे। दूसरा बात, जब ऐसे चीज़ें पढ़ लें तो आप एक बार जो समरी और कंक्लूजन का पार्ट है उसका स्टडी मटेरियल को वो ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको पता रहता है कि अब मटेरियल में क्या है और किस तरह से बताया गया है। समरी और कंक्लूजन ज़रूर पढ़ें और उससे बहुत लाभ होगा। आप संक्षेप में वहीं पे विषय को जान जाएंगे। ये करने के बाद आप हमारे पोर्टल से पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। उन क्वेश्चन पेपर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कई साल रिपीट हो रहे हैं उनके हिसाब से आप उनको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे टिक कर लें और उसके हिसाब से आप एक नोट्स अपने पास तैयार कर लें। हमें लगता है इससे ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएंगे। और ये एग्जामिनेशन जब भी देना है, जैसे अभी आप जिन्होंने जुलाई 21 में प्रवेश लिया है स्नातक कार्यक्रमों में, बीसीए को छोड़ के सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को छोड़ के, वो अभी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जून 22 में। तो जून 22 की परीक्षा के लिए जो एलिजिबल हो जाएंगे वो इस जून 22 की परीक्षा भी दे सकते हैं। इसके बाद आने वाले समय में वो हर 6 महीने बाद, एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी आ जाने के बाद हर 6 महीने बाद होने वाली किसी भी परीक्षा में आप अपने उस पेपर को क्लियर करने के लिए एलिजिबल हैं। आप
बिल्कुल परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अपने असाइनमेंट आपको अध्ययन केंद्र पर जमा करना होता है। ये ध्यान रखें, असाइनमेंट तैयार करने में पूरी तन्मयता और पूरी लगन के साथ तैयार कीजिए, क्योंकि ये घर बैठे आपको स्टडी मटेरियल के साथ तैयार करना है, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन आप जल्दबाजी में तैयार करते हैं, अगर एक साथ तैयार करके जमा तो बहुत अच्छा नहीं लिखते हैं। और अगर असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर लिया आपने, जो कि बहुत आसान है अच्छा करना, स्कोर करना, तो उसके 30% और मार्क्स फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी भारित होते हैं। आपके वो मार्क्स वहाँ कैरी ऑन हो जाएंगे और आपका डिवीज़न बढ़िया बन जाएगा। तो इसलिए असाइनमेंट को लिखते हुए भी बहुत ध्यान रखें। और कभी भी आप एक थंब रूल याद रखिए, जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके 3 महीना पहले आपको असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना होता है। तो असाइनमेंट आप तैयार कर लें और अपने अध्ययन केंद्रों पे वो जमा करा दें। जैसे परीक्षा का लिंक आता है, परीक्षा फॉर्म भर दीजिए। असाइनमेंट जमा करने के पूर्व परीक्षा फॉर्म भरना आवश्यक होता है और ये बिना डिले किए करना जरूरी है। और ये असाइनमेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आप जानते हैं, सभी लोग ने फर्स्ट ईयर में किया है। ignou.ac.in में जाएंगे, स्टूडेंट जोन में जाएंगे, स्टूडेंट जोन से डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाके आप असाइनमेंट को उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो तमाम आइकन होंगे उसमें असाइनमेंट आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा खुल के आ जाएगा। और फिर अपने प्रोग्राम जो कोड है उस कोड को क्लिक करके अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे। जिनको जून 2022 के लिए असाइनमेंट जमा करना है, वो विद्यार्थी जुलाई 21 और जनवरी 22 वाले जो असाइनमेंट हैं उन असाइनमेंट को लिखेंगे। जुलाई 21 और जनवरी 22 सत्र के लिए जो असाइनमेंट एलिजिबल हैं लिखने को वही करना है। एक बात ऐसे ही याद रखिए कि जो रिसेंट अपडेटेड असाइनमेंट हैं वही लिखना चाहिए हमको, बस इतना सा याद रखें। और रिसेंट अपडेटेड असाइनमेंट को डाउनलोड करके उनके क्वेश्चन पेपर से कर लें। असाइनमेंट लिखते हुए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती। पहला पेज होगा जिस पे आपके पूरे डिटेल्स होंगे, आपके नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, आपका डिटेल्स किस टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जमा कर रहे हैं, और आप का पता, आपका स्टडी सेंटर का पता, और नीचे थोड़ा सा कॉलम छोड़ के ये इतने डिटेल्स के साथ आप असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करेंगे। दूसरा पेज जो होगा वो क्वेश्चन पेपर का होगा, जिस क्वेश्चन पेपर को लिखा वो डाउनलोड प्रिंट करके लगाना होगा। तीसरे पेज से A4 साइज में अपने आंसर के जो क्वेश्चनों के आंसर लिखे होंगे उनको आप लगाएंगे। तो इस तरह से एक असाइनमेंट स्क्रिप्ट तैयार करिए। ऐसे हर पेपर का, जितने पेपर आपको देने हैं उतने के पेपर के असाइनमेंट लिख के आपको जमा करने पड़ेंगे। ध्यान रहे, एक बार असाइनमेंट आपने जमा कर दिया चाहे जितने पेपर के, और पास भी हो गए, तो दोबारा उन असाइनमेंट को जमा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप थ्योरी का पेपर दें या ना दें। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैंने आपको शेयर किया। और मैं अब सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो होता है इस कार्यक्रम में, अपने विद्यार्थियों के प्रश्न। तो मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। अमृता जायसवाल का प्रश्न है कि MPS के स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला है। अमृता जायसवाल, आप जानती हैं आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे जाता है और आप इसको ट्रैक भी कर सकती हैं। ट्रैक कैसे करेंगे? आप अपने स्टडी मटेरियल का जो मतलब ट्रैकिंग, स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग लिख के आप सर्च ऑप्शन में इग्नू के पेज पे डालेंगी तो आपको उस लिंक पे ले जाएगा, और वहाँ क्लिक करेंगे तो अपना एनरोलमेंट डाल के जो सबमिट करेंगे तो आपको स्टेटस दिखा देगा कि आपका स्टडी मटेरियल भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, और भेजा गया तो क्या स्टेटस है। ब्रज किशोर शुक्ला बोल रहे हैं, सर असाइनमेंट का रिजल्ट कब तक अपडेट होगा? दिसंबर 2021 का BA फाइनल ईयर। बेटा हम लोग लगातार कर रहे हैं और जल्दी ही उनको हम कर लेंगे। जानवी उपाध्याय कर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगा? हाँ बस बेटा अभी री रजिस्ट्रेशन का आ गया है, इसका भी जल्दी ही आ जाएगा। सर पेपर बैक लगता है तो फिर से असाइनमेंट जमा होता है? नहीं, बैक पेपर लगता ही नहीं। हमारे इग्नू में मैंने बताया बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई असाइनमेंट का कोई भी बैक पेपर नहीं लगता है।
आप जब भी एग्ज़ाम पास करेंगे वही आपका सही समय है, और असाइनमेंट दोबारा नहीं जमा करना पड़ता है। जगवीर बोल रहे हैं सर CIT का रिजल्ट कब आएगा? बेटा आ रहा है रिजल्ट्स में, कुछ कॉपियां जो अभी जज के नहीं पहुंची होंगी, इसलिए कुछ लोगों के रिजल्ट्स अभी अब पब्लिश नहीं हुए। वो जल्द से जल्द आपको जगवीर जी आपको मिल जाएगा और आप कर लेंगे। इसे पोर्टल पे चेक करते रहे हैं कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं है। सविता यादव, जुलाई 2021 MPS का एग्जाम फॉर्म कब आएगा? अभी मैंने बताया जल्द ही आने वाला है, बस एक आध हफ्ते में ये घोषित हो जाएगा, लिंक आ जाएगा, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आशीष पाठक, MA सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर में कौन सा विषय चुने सर? उसमें 6 विषय दिखा रहा है जिसमें 4 ही चुनना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आशीष जी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 2 जो आपको इलेक्टिव कोर्सेज हैं, जिसे विषय कह रहे हैं, वो पेपर्स आपको अपने विवेक के अनुसार चयन करना है कि वो आपके लिए उपयोगी हैं कि नहीं है, और इसीलिए इलेक्टिव ऑप्शन दिया जाता है, वो आप अपने हिसाब से चुनिए। आसित आनंद जी बोल रहे हैं कि सर जुलाई 2021 का स्टेटस अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं भेजा गया है। अच्छा, तो आप हमारे यहाँ mpdt@ignou.ac.in पे मेल कीजिए और आप अपनी बात से उनको अवगत कराइए, वो आपको बताएंगे। सर पेपर बैग लगता, हाँ। उत्कर्ष गौड़ पूछ रहे हैं BCom जी में बुक मिला सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है या पूरे कोर्स के लिए? नहीं, जो जिस क्लास के लिए आपका फॉर्म जमा हुआ है, एडमिशन फॉर्म जमा फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपने फॉर्म जमा किया है तो केवल फर्स्ट ईयर की किताबें आएंगी। जब सेकेंड ईयर का फॉर्म जमा होगा ऑनलाइन, तब सेकेंड ईयर की किताबें आएंगी। उत्कर्ष जी, तो आप घबराइए मत, अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने असाइनमेंट तैयार कीजिए। उसमें कोई दिक्कत है तो हम हर संडे को आपके साथ मिलते ही हैं। अगले संडे हम फिर बात करेंगे आपसे इस पे। मेरा जनवरी 2022 में री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, अब कब होगा? MSD जनवरी 2021। हाँ, ये बहुत बढ़िया सुनील यादव जी ने प्रश्न किया। आप जब भी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका री रजिस्ट्रेशन का होता, जैसे आप जनवरी 2022 में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना था, आप नहीं करा पाए, तो आप जुलाई 2022 में अवश्य करा लीजिए। इतने में केवल 6 महीने का लेट होगा, और अगर आप इसको भी मिस कर जाएंगे तो आप ज़्यादा लेट, हर 6 महीने का लेट होता जाएगा। सर जून 21 वालों के री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आशीष पाठक, बिल्कुल यही समय है, आपको सभी को कराना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रश्न अटेंड कर लिया और करीब करीब क्वेश्चंस हो गए। मेरे जो असिस्टेंट हैं श्री अनुपम कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके प्रश्नों का उत्तर लिख भी रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको इन प्रश्नों के जवाब मिलते रहें। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके साथ शेयर करनी थी। वो जानकारी ये है कि अगर किसी विद्यार्थी को घर बैठे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, काउंसलिंग के बारे में उसे पता करना है कि काउंसलिंग कैसे अटेंड करें, तो बेटा ऑनलाइन काउंसलिंग सभी चीज़ों की चल रही, सभी कोर्सेज के चल रहे हैं। कुछ के हेडक्वार्टर से चल रहे हैं, जिनका रोज़ का रोज़ शेड्यूल हम ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा चैनल के शेड्यूल्स हम यहाँ अपलोड भी कर रहे हैं, जो कि हमको दिल्ली से आते हैं फेसबुक पेज पे। आप इनके जरिए आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। दूसरा ये है कि स्वयं प्रभा चैनल जो है, चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 इग्नू के चैनल्स हैं, और इनका शेड्यूल भी आपको ignou.ac.in के नीचे जाएंगे। जब आप पेज पे नीचे एकदम, तो वहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन लिखा है, स्टूडेंट कॉर्नर, तो उस सेक्शन में जाएंगे तो जो पहला आइकन है शेड्यूल ऑफ द स्वयं प्रभा चैनल, वहाँ को क्लिक करेंगे तो उसको खोलेंगे तो उसमें आपके विषय का शेड्यूल दिया है, कौन से चैनल पे किस दिन आपके विषय का काउंसलिंग हो रही। आप उसमें पार्टिसिपेट करो, घर बैठे टेलीविज़न पे आपको पार्टिसिपेट करना है। सरकार इतनी बड़ी सुविधा के साथ इग्नू आपके घर तक पहुंच रहा है कि
क्लास भी आप घर बैठे ले सकते हैं। तो अभी आप घर बैठे अपनी क्लासेस को लीजिए, आप उसमें शामिल होइए। दूसरे अध्ययन केंद्रों पे भी जो काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों के, उनके भी शेड्यूल हमने rcvaransi.ignou.ac.in जो हमारी वेबसाइट है उन पे अपलोड कर रखे हैं। आप उनके जरिए गूगल मीट के जरिए भी काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके जो काउंसलिंग सेशंस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, इनको भी हम ignou.ac.in के ज्ञान कोश सेक्शन में अपलोड कर रखे हैं। और जो इग्नू का वेब पेज है उसके नीचे जाएंगे स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन में, तो वहाँ भी रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑडियो वीडियो दोनों तरह के लेक्चर अपलोड हैं। आप अपने विषय के लेक्चर को अपनी मोबाइल में डाउनलोड करके घर बैठे सुन सकते हैं। स्टडी मटेरियल जब तक नहीं मिला है, आप जानते हैं आपको करना क्या है कि आप आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे, आरसी वाराणसी के ignou.ac.in पे ई ज्ञान कोश सेक्शन में जाके वो स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपका ऑनलाइन SLM अवेलेबल है। सभी विद्यार्थी तब तक अपने कंप्यूटर पे अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करें जब तक उनका स्टडी मटेरियल चला नहीं जाता। अजय प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं, सर जी नमस्कार, MSD का एक भी सब्जेक्ट अभी तक, एक भी विषय का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, क्या कारण है? अभी तक एक विषय भी रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया। हाँ, ये विषय हो सकता है। इसके बारे में अजय जी आप इवैल्यूएशन Lucknow@ignou.ac.in को लिख सकते हैं। SCD@ignou MD result@ignou.ac.in पे भी आप मेल कर दीजिए कि आपकी विषय का रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया है, अभी क्या स्टेटस है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें आपके साथ हो गई हैं और आज हम लोगों ने एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 का हिडन सर्कुलेशन सोसाइटी में चल रहा है, नीचे नीचे वो लोगों में व्याप्त हो रहा है। इसलिए आप सब लोग सावधान रहें, बहुत सुरक्षित रहें खुद को और अपने घर परिवार को, और समाज में भी जागरूकता लगाएं। बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज ज़रूर करें, हाथ, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आप इग्नू के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप जहां जाते हैं इग्नू की छवि आपके साथ जाती है। तो इग्नू ने अपनी प्रेस्टीज कमाई है और वो प्रेस्टीज केवल अपनी प्रेस्टीज नहीं, हमारे विद्यार्थियों का प्रेस्टीज है। जो विद्यार्थी पास हो जाएं, एलुमनी स्टूडेंट एलुमनी पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि भविष्य में हम आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। आप कहाँ जा क्या कर रहे हैं, आप अपने अपडेट्स देते हैं और हम आपके जो जूनियर विद्यार्थी हैं उन तक आपके संदेश पहुंचाते हैं। हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे विद्यार्थी हमारे लिए अमूल्य होते हैं, हम उनकी हर समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप सेल्फ इंस्पिरेटेड लर्नर हैं हमारे। अपने आत्म अनुशासन को बहुत ज़रूरी होता है, वो करके अगर आप घर पे 2-3 घंटे की रोज़ पढ़ाई कर लेते हैं तो कोई दो राय नहीं, आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपने उसको पास कर पाएंगे। सुनील यादव जी, दोबारा ना, एक बार परीक्षा पास हो जाने के बाद दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर फेल हैं या आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तभी आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले रविवार को फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।